बहन जी, मेरी बेटी का ये पहला बच्चा है और मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बेटी के आगे अपनी बहू का ख्याल भी रख पाएंगी, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेके जा रही हूँ। अरे अरे रुकिए तो सही बहन जी, आप ऐसे कैसे लेके चली जाएंगी मेरी बहू को? और कौन सा ख्याल नहीं रखा मैंने? अंजलि का पूछिए तो। मुझे अंजलि से कुछ नहीं पूछना बहन जी, अंजलि ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है, इसलिए मैं इसे लेने आई हूँ। जब पहले से ही आपके घर में आपकी बहू प्रेग्नेंट थी, ऊपर से आपने प्रेग्नेंट बेटी को भी बुला लिया। किसके भरोसे? बहू के भरोसे, जो खुद पहले से तकलीफ में है। अगर आपकी बेटी को ससुराल में दिक्कत हो रही है तो मेरी भी बेटी को ससुराल में दिक्कत होगी ना। जब आपकी बेटी ससुराल में नहीं रह सकती ऐसे टाइम में, तो भला मेरी बेटी कैसे रह सकती है? जितना तकलीफ सहकर आपने अपनी बेटी को पैदा किया है, उतनी ही तकलीफ सहकर मैंने भी पैदा किया है। और ये क्या हाल बना रखा है आपने मेरी बेटी का? कितना कुछ मैं हर महीने उसे भेजती रही, फल, ड्राई फ्रूट्स, मेवे के लड्डू बना बनाकर मैंने अपने हाथों से भेजा है ताकि बेटी खा ले, थोड़ी उसके अंदर ताकत आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखने से पता ही नहीं चल रहा कि सारा काजू बादाम कहाँ चला गया उसके बदन से। इससे अच्छी तो वो दाल रोटी खाकर थी। क्या हाल कर दिया आपने? रत्ना जी प्रमिला जी का गुस्सा देख शांत रहीं। उन्हें कुछ बोलना ही नहीं बन रहा था। असल में रत्ना जी की बहू अंजलि 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे उल्टियाँ बहुत होती थीं, जिसकी वजह से वो कुछ खा पी नहीं पाती थी। इसी बीच रत्ना जी की बेटी रिया भी प्रेग्नेंट हो गई। रिया 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। इन दोनों महीनों के बीच में रिया बार बार अपनी माँ को फ़ोन करके कहती, माँ मुझे बुला लो, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहे, ऊपर से काम भी करना पड़ता है। मेरे बस की बात नहीं है काम करना। खाना पीना कुछ हो नहीं पाता है। दिन भर काम के चक्कर में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। माँ, मैं ऐसी हालत में घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती। बेटी की तकलीफ़ सुनकर रत्ना जी ने अगले दिन ही बेटे को भेज रिया को मायके बुलवा लिया। अब रिया यहाँ पर आकर पूरी तरह से खुश थी। दिन भर उसे आराम करने को मिलता था। जो मन करता खाने के लिए वो तुरंत ही उसके सामने था। कहते हैं ना कि अगर माँ का कुछ खाने का मन हो तो उसे तुरंत खिला देना चाहिए, नहीं तो बच्चे की लार टपकती है। जिसके चक्कर में मायके आते ही रिया की फरमाइशें शुरू हो गई थी। उसे रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए था खाने के लिए, और बनाने वाली वही अंजलि जो खुद 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन रत्ना जी को अंजलि की तकलीफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनकी नज़र में वो बहू थी। उसे घर का काम करना ही था। और वैसे भी अंजलि अपनी तकलीफ ज़्यादा रत्ना जी को बताती भी नहीं थी, क्योंकि 1-2 बार जब अंजलि ने अपनी तकलीफ के बारे में रत्ना जी को बताना भी चाहा, तो रत्ना जी ने ये कहते हुए बात को टाल दिया कि अगर ये रोज रोज के छोटे मोटे दर्द लेके शुरू हो जाओगी तो घर का काम कैसे चलेगा? थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना भी सीखो। इसके बाद से अंजलि ने रत्ना जी से कुछ कहना ही छोड़ दिया। एक बार अंजलि का कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो उसने रत्ना जी को बोला भी, माँ जी मुझे कुछ चटपटा चाट खाने का मन कर रहा है। हाँ तो खा लो बहू, मना किसने किया है? बताओ सामान क्या क्या चाहिए, ला देती हूँ, बना लो खा लो। या अपनी माँ से कह दो। और कैसी है तुम्हारी माँ? बताओ, जब बेटी प्रेग्नेंट होती है तो उसके मायके से कितना भर भर के सामान आता है बेटी के खाने के लिए, और तुम्हारी माँ ने अभी तक कुछ भेजा ही नहीं। तुम्हारी जो भी इच्छा है भाई तुम मांग लो। सामने से बोल दिया करो फ़ोन करके कि माँ मेरा ये खाने का मन है, आज वो खाने का मन कर रहा है, भेजेंगी बना बना कर। भाई ऐसे में तो माँ का फर्ज होता है ना। जाने तुम्हारी माँ कैसी हैं। और जब हर छोटी छोटी चीज़ पर रत्ना जी अंजलि की माँ पर जाने लगी, तो अंजलि ने उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया, और इसलिए वो अपनी हर दिक्कत परेशानी अपनी माँ को ही बताती। अंजलि की माँ प्रमिला जी बेटी की हर फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करती। जैसे ही अंजलि ने माँ से कहा, माँ उसका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो प्रमिला जी अगले दिन ही बनाकर बेटे के हाथ भिजवा देती थी, और साथ साथ ये भी कहती, बेटा तेरा जब भी जो भी मन करे खाने के लिए मुझे बता दिया कर। आधे घंटे का रास्ता है, मैं तेरे भाई के हाथ भेज दिया करूँगी। प्रमिला जी हर हफ्ते बेटी के लिए ड्राई फ्रूट्स, फल, अपने हाथों के बने लड्डू
और जो जो अंजलि की इच्छा करता खाने की सब कुछ भेजती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही भाई सारा सामान रख कर जाता, रत्ना जी तुरंत अंजलि के कमरे में आती और सारे सामान को खोलकर देखने लगती। उनके चेहरे की खुशी चमक इस समय कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती थी। बैग खोलते हुए वे कहती भी, बहू थैला तो बड़ा भारी लग रहा है, देखो तो तुम्हारी माँ ने क्या भेजा है। सारा सामान देखने के बाद रत्ना जी तुरंत ही सारे सामान में से सब चीज़ आधा 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 क्या आधा से ज़्यादा ही रिया के लिए निकाल लेती और कहती, बहू तुम्हारी माँ तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ बनाकर भेजती है, इसी बहाने रिया भी खा लेगी, नहीं तो फिर मुझे ही बनाना पड़ेगा, अब मैं कहाँ बनाती फिरूंगी। कहते हुए तुरंत ही सारी चीज़ ले जाती और ले जाकर रिया के लिए रख देती थी। और ऐसा वो हर बार करती थी। एक तरफ से रिया को भी वो अंजलि की माँ के भरोसे ही मायके बुलाई हुई थी। अंजलि की माँ जो कुछ भी बनाकर अंजलि के लिए भेजती, उसमें से रत्ना जी तुरंत आधा निकाल कर रिया को दे देती, लेकिन कभी भी अपने हाथों से कुछ बनाकर अंजलि को नहीं दी। अंजलि जब ये सारी बातें अपनी माँ को बताती तो प्रमिला जी रत्ना जी पर चिढ़ जाती, क्योंकि रत्ना जी का सारा ध्यान अपनी बेटी रिया पर ही रहता था। एक दिन रिया का मन किया कि चटपटी सी बेसन की सब्जी खाने की। उसने अपनी माँ से बोला, माँ मुझे बेसन की सब्जी खाने का मन कर रहा है। हाँ तो ठीक है ना बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बनवाती हूँ। कहते हुए रत्ना जी ने अंजलि को आवाज़ लगाई। अंजलि आती है। उसके कमर में आज सुबह से ही दर्द हो रहा था। पूरे दिन वो दर्द से परेशान रही, लेकिन उसने अपने दर्द के बारे में रत्ना जी को नहीं बताया था, क्योंकि जब भी वो रत्ना जी को बताती तो रत्ना जी यही कहती कि ये छोटी मोटी तकलीफ रोज लगी रहती है, और आज तो अंजलि को हल्का दर्द था। रत्ना जी अंजलि से कहती हैं, बहू एक काम करो, खूब अच्छी सी जरा बढ़िया वाली बेसन की सब्जी बना दो, तुम भी खा लेना और रिया का भी मन है वो भी खा लेगी। लेकिन माँ जी आज मुझे सच में तकलीफ हो रही है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खड़ा होने का। ऊपर से बेसन की सब्जी, लहसुन प्याज की महक से मुझे उल्टियाँ होती हैं। मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। या तो मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, आप बना दीजिए, या फिर बाहर से मंगाकर दीदी को खिला दीजिए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। बस इतना सुनते ही रत्ना जी एकदम से आग बबूला हो गई और वो अंजलि को हजार बातें सुनाने लगती हैं। एक तो अंजलि तकलीफ में थी, ऊपर से सास की बातें सुन उसे रोना आ गया था। वहीं पर बेटी की इतनी सेवा हो रही है, वो प्रेग्नेंट है, बैठे बैठे एक गिलास पानी भी नहीं उठाती है, सारा कुछ उसे बेड पर बैठे बिठाए मिल रहा है, और बहू को काम पर काम, ऊपर से रोज अलग अलग फरमाइश। बेचारी खुद का मन किया हुआ बनाकर खा नहीं पाती, ऊपर से ननद के हिसाब से कहाँ बना पाएगी। लेकिन अंजलि की तकलीफ रत्ना जी को नहीं दिखती थी। इतनी बुरी तरह से रत्ना जी ने बोला कि अंजलि रो पड़ी थी और अपनी माँ को फ़ोन करके उसने सारी बातें बताई। माँ सच कह रही, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक तो इंसान तकलीफ में है, ऊपर से घर में एक से एक फरमाइशें, माँ जी का व्यवहार। माँ आज मेरे कमर में सुबह से दर्द हो रहा है, लेकिन माँ जी को एक बार भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी तकलीफ उन्हें समझ में नहीं आ रही, दिन रात बस बेटी की सेवा में है। माँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि माँ जी तो बेटी के आगे मुझे पूछती भी नहीं है। उन्हें लगता ही नहीं कि घर में बहू भी है जो प्रेग्नेंट है, उसे भी दिक्कत है, परेशानी हो सकती है। ऐसे तो धीरे धीरे मेरी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। बेटी की बात सुन प्रमिला जी ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा एक काम कर, तू अपना 2-4 कपड़े रख ले, मैं तेरे भाई के साथ खुद तुझे लेने आऊँगी। कहते हुए प्रमिला जी ने फ़ोन रख दिया और 1 घंटे के अंदर में वो पहुंच गई अंजलि को लेने। प्रमिला जी को देख रत्ना जी हैरान थी। अरे बहन जी, आप अचानक से कैसे, बताया भी नहीं। हाँ बहन जी, बताया तो नहीं, लेकिन अब बता देती हूँ, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। क्यों? बेटी को क्यों? भाई बहू कहाँ जाएगी भला ऐसी हालत में? तो कौन सी बड़ी बात है बहन जी, आपकी बेटी भी तो आई है ऐसी हालत में मायके, फिर मेरी बेटी क्यों नहीं जा सकती है? और वैसे भी जब हर छोटी से छोटी ज़रूरतें, उसकी इच्छाएं मुझे उतना दूर बैठे पूरी करनी ही है, तो इससे अच्छा मैं उसे वहीं ले जाऊं। देख लिया मैंने
कि कितनी देखभाल कर रही हैं आप मेरी बेटी की। अरे कैसी औरत हो आप, एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पा रही। एक बांझ औरत भी समझ जाएगी कि ऐसे टाइम में कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। लेकिन आप तो बस बेटी का दर्द तकलीफ समझ पा रही हैं, बहू का नहीं। वो आपको आपके घर का वारिस देने वाली है, कम से कम इसी बहाने कुछ ध्यान दे दिया करो उसके ऊपर। कल सुबह से उसके कमर में दर्द हो रहा है, ऊपर से आपको बेसन की सब्जी खानी है। सास हैं तो क्या हुआ, आपका मन नहीं हुआ कभी कि बहू को कुछ अपने हाथों से बनाकर खिला दे। बेटी को भी आपने लग रहा है मेरे ही भरोसे मायके बुला लिया है। मैं अपनी बेटी को सामान भेजती हूँ, आप उसमें से निकाल कर अपनी बेटी को देती हैं। क्यों, आपने मेरे भरोसे बुलाया है अपनी बेटी को मायके में? इतना सुनते ही शर्म से पानी पानी हो गई थी रत्ना जी। प्रमिला जी ने आगे कहा, एक बार अंजलि का चेहरा तो ध्यान से देखिए, कितना उतर गया है उसका चेहरा। शरीर सूखता जा रहा है, पेट निकलता जा रहा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है? शायद ये मेरी ही गलती है। जैसे आपने अपनी बेटी को मायके बुला लिया था, मुझे भी अंजलि को बुला लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं आज ही अंजलि को लेकर जा रही हूँ, और जब बच्चा हो जाएगा और मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, इसके बाद आप अपनी बहू को आकर ले जाइएगा। कहते हुए प्रमिला जी अंजलि को लेकर चली जाती हैं। रत्ना जी की हिम्मत ही ना हुई कि वो प्रमिला जी को आगे कुछ बोल भी सकें, क्योंकि बात भी तो उन्होंने सही कही थी। जब से रिया को रत्ना जी ने बुलाया था, कभी भी अपने हाथों से कुछ बनाकर नहीं खिलाया। सब कुछ अंजलि के माँ के भरोसे ही था। अंजलि के साथ साथ रिया के पसंद की चीज़ भी वो अंजलि से कह के मंगवाती थी। अब जब अंजलि अपनी माँ के साथ चली गई, कम से कम इस 9 महीने के कुछ महीने तो आराम से काट सकती है, चैन से काट सकती है, बिना किसी चिंता के। अब चाहे रत्ना जी बेटी के पसंद का बाजार से मंगा कर खिलाएं या बनाकर खिलाएं, उनके ऊपर था। और प्रमिला जी को जब अपनी बेटी की हर फरमाइश खुद ही पूरी करनी थी, उसकी हर ज़रूरत को खुद ही पूरा करना था। बार बार इतना दूर भेजने से तो अच्छा ही है कि उसे अपने पास रखकर बेटी की फरमाइश, बेटी की ज़रूरतें पूरी करती रहें। इसलिए प्रमिला जी का फैसला अपनी जगह पूरी तरह से सही था। अब ऐसी हालत में रिया अपनी माँ के साथ खुश, अंजलि अपनी माँ के साथ खुश।